असर्शन और रीजन। एक बात सुनो, कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई कारण होता है, यस और नो, है ना? कोई भी घटना जब घटित होती है या कोई भी काम अगर होता है तो उसके पीछे कारण होता है ना? क्यों भैया? होता है या नहीं होता? तो किसी भी घटना के घटित होने के पीछे एक मुख्यतः एक कारण होता है, कोई भी कारण हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि बारिश पड़ती है तो भाप के द्वारा पानी मतलब जो पानी है समुद्र का, नदियों का, तालाबों का, उसमें भाप बनती है। भाप ऊपर की तरफ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है, बारिश पड़ जाती है ना? ठंड होती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो दूरी है वो सूर्य से बढ़ती जाती है, तो उस मौसम में ठंड आती है। हर एक चीज के पीछे ना एक कारण होता है, मुख्यतः कोई ना कोई कारण होता ही होता है। ठीक है, हम लोग जॉब करते हैं, क्यों? हमें सैलरी चाहिए होती है, तो उसके पीछे का एक कारण है, घर परिवार चलाना है सबको, भाई इसलिए हमें जॉब करनी है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जॉब तो जॉब ही है। ठीक है, तो हर चीज के पीछे मुख्यतः एक कारण होता है और उस कारण के बाद उसके कारण से ही वजह से ही हम लोग कुछ कार्य करते हैं। बेसिकली ये सिंपल सी बात है। तो असर्शन और रीजन यही है। जैसे एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं बिजली के तारों का। तार के अंदर से बिजली पास होती है, प्लास्टिक में पास हो सकती है, नहीं हो सकती। अब तार में से बिजली पास होती है, हम कहते हैं कि जी कॉपर के तार लगाओ। क्यों लगाओ कॉपर के? क्योंकि उसमें जो विद्युत प्रतिरोध है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं ना, वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि बिजली आसानी से पास हो जाए। हम ये क्यों नहीं कहते कि भैया जो है वो लोहे के तार लगाओ, विद्युत प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे कम जो विद्युत प्रतिरोध है वो है उसमें गोल्ड में, लेकिन गोल्ड हम यूज नहीं कर सकते, महंगा है। तो हर चीज जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे कुछ कारण है। अगर दिन निकलता है तो उसके पीछे कारण है, अगर रात होती है तो उसके पीछे कारण है, अगर हमारा जन्म हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। मतलब हमें कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, यही बेसिकली बात है ना? तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। और ये जो टॉपिक है असर्शन और रीजन, ये पूरा टॉपिक इसी बात पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, असर्शन और रीजन। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि असर्शन क्या होता है। असर्शन का मतलब है अभिकथन। असर्शन क्या होता है? असर्शन का मतलब है अभिकथन। कि भैया अभिकथन क्या है? असर्शन का मतलब है अभिकथन। अभिकथन क्या होता है? अभिकथन जो है वो क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो अभिकथन के बारे में हम जाने तो अभिकथन एक कथन है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी मामले पर अपना विश्वास या राय व्यक्त के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण तर्क में उम्मीदवार की तर्क क्षमता का परीक्षण करने के लिए अक्सर प्रश्नों में अभिकथन का उपयोग होता है। अभिकथन और कारण जो है ना, वो पूर्णतः एक तरीके से जीएस के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये जो है वो जीएस के ऊपर निर्भर होता है। एएलपी की रीजनिंग इजी आई थी, आराम से कराओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? लगभग जितना अभी तक आपने पढ़ लिया उन्हीं में से आया है, क्योंकि इमेज वाला कोई भी टॉपिक पूछा नहीं गया जो आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, आगे पढ़ोगे। ठीक है, कारण क्या होता है? कारण यह एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी समस्या या स्थिति के माध्यम से सोचने की प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण तर्क में इस प्रक्रिया का प्रयोग अक्सर तर्क की वैधता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मान लो अभिकथन मैंने दिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अभिकथन मैंने दिया कि पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। क्यों भाई? मैंने कहा कि पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, सही है? क्या होती है? पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं। इसके पीछे का कारण बताओ, क्यों होती है हरे रंग की? जल्दी से बताओ कि पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, इसके पीछे का कारण बताओ कि वो हरे रंग की होती क्यों है? नीले रंग की भी तो हो सकती है। क्लोरोफिल के कारण। चलो, बहुत बढ़िया, पता है तुम्हें, यानी कि ठीक है। सर पीली भी होती है? नहीं, होती तो हरी ही है, बाद में पीली हो जाती है, पीलापन आ जाता है ना? स्टार्टिंग तो हरे से ही होती है ना? अब जैसे जन्म तो आपका जब होगा तो आप छोटे से बच्चे ही होगे, बाद में बूढ़े हो जाते हो, वो बात अलग है। लेकिन पैदा तो इतने से ही होते हो। ऐसा नहीं है कि सर इतने बड़े पैदा हुए थे हम तो, है ना? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो हर चीज के पीछे कारण है, ऐसे ही। तो कारण और अभिकथन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, इसे हमें जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आप सभी लोग कमेंट्स ऑफ कर लो, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे करके चैप्टर पर फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई? जैसे यहाँ पर ऑप्शंस कैसे आते हैं, जैसे मैंने कहा अभी ये वाली बात कि पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, तो मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। ये हरे रंग की जो है वो क्लोरोफिल के कारण होती है, तो इसका कारण भी सही है, मतलब दोनों सत्य है। और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। सही है, कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। ऐसे ही मैंने कहा कि पत्तियां हरे रंग की होती हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अनार लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या थोड़ी ना है। रीजन अलग पॉइंट आउट हो रहा है और व्याख्या अलग पॉइंट आउट हो रही है। मतलब रीजन का और अभिकथन का, मतलब कारण का और अभिकथन का कोई लेना देना नहीं है ना? कारण और अभिकथन का कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने कहा वो पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, और मैंने कहा कि अनार नीले रंग का होता है। तो अब पेड़ों की पत्तियां तो हरे रंग की होती है, लेकिन अनार कोई नीले रंग का थोड़ी ना होता है। तो आर जो है वो गलत है। मैंने कहा पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की, वो पेड़ों की पत्तियां जो है वो लाल रंग की होती हैं या गुलाबी रंग की होती हैं, या पेड़ों की पत्तियां काले रंग की होती हैं, या पेड़ों की पत्तियां सफेद रंग की होती हैं, गलत है सब। लेकिन मैंने कहा आर सत्य है, मतलब अनार लाल रंग का होता है। अनार लाल है तो आर सही हो गया। दोनों गलत है। पेड़ों की पत्तियां सफेद रंग की होती है, अनार काले रंग के होते हैं, मतलब दोनों गलत है। तो यहाँ पर इस पॉइंट आउट को ध्यान रखिएगा।
इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में जब आप बैठेंगे और ये पॉइंट्स ऑप्शन करने में गलती कर दिए तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन आप हो सकता है सही कर रहे हो, बट अगर आप ऑप्शन गलत कर रहे हैं तो उसका कोई भी तात्पर्य, कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताएं। मोहम्मद यूसुफ पढ़ लो यार, अभी तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। अगर मान लो एग्जाम तुम्हारा कल हो भी जाए, है ना, मैं ईश्वर से इच्छा करूंगा, दुआ करूंगा कि आपका पेपर जनवरी स्टार्टिंग में हो जाए, लेकिन क्या आप पेपर निकाल लोगे? फिर नहीं निकाल पाओगे ना। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, पहले पढ़ लो यार, फिर पेपर निकालने के, पेपर कब होगा और कैसे निकलेगा इन पर बात कर लेंगे, ठीक है। बांग्लादेश इंपोर्ट्स जूट फ्रॉम इंडिया। बांग्लादेश भारत से जूट का आयात करता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बांग्लादेश भारत से जूट का आयात करता है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से जूट का आयात करता है। बांग्लादेश हैज मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स। बांग्लादेश में ज्यादातर जूट मिले हैं, ऐसा नहीं है। मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर, ठीक है, सूर्य प्लानर नहीं देखा आपने? मैं आपसे 4 दिन से एक ही बात कह रहा हूँ, आप डेली क्लास में आके एक ही बात पूछते हो। प्लानर क्यों नहीं देख लेते यार एक बार? क्या लोगे प्लानर देखने का? हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं आपके, प्लानर देख लो। अब मैं डेली यार एक ही चीज समझाता रहूं तुम सबको, सिलेबस कब तक होगा, क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन जो क्लास ली थी उसे हटवा देता हूँ, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड डलवा देता हूँ, हो गया सिलेबस कंप्लीट। डेली आकर के यार यही बताता रहता हूँ मैं तुमको, पढ़ाने नहीं देते यार तुम लोग यार। पढ़ लिया करो, टॉपिक जरूरी है तुम्हारे लिए, या ये डेट लिख दो सर किस दिन पूरा होगा, 16 दिसंबर को पूरा हो जाएगा सिलेबस। कितनी तारीख को? 16 दिसंबर को। लिख लो अपने पेपर में, स्टाम्प पेपर ले आओ 100 रुपए का, उस पर लिखवा लेते हैं, ठीक है सूर्या? अरे सूर्या को मैं यार एक बार नहीं कई बार समझा चुका यार, ये बात डेली आकर पूछता है यही चीज, हद कर दिए हो यार। आगे पढ़ना भी है ना क्लास में, करना कल 1000 रुपए 2025 में सिलेबस सूर्या। जूट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता को अनाज रखा जाता है, गेहूं वगैरह रखे जाते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की बोरियां चलती है ना, आप लोग वही देखते होंगे, प्लास्टिक की बोरियां। नहीं ओके नहीं सूर्या, कल 1000 वाला स्टाम्प पेपर लेके आना है आपको ऑफिस, सही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जूट की बोरियां वो होती थी, जैसे आपने देखा होगा ना पहले गेहूं जिसमें रखते थे, आजकल तो प्लास्टिक वाली चल गई है ना, तो उसे जूट कहते हैं। वो जूट की बोरी थी, जो जैसे जूट की बोरियां जो होती थी ना, वो वाला जूट, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है भारत में, मैं आपको बताऊं, जबकि उल्टा है इसमें, बांग्लादेश हैज मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स, नहीं उल्टा है इसका। जो जूट मिल्स है वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर है, ठीक है। जो जूट मिल्स है वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर है, ठीक है। जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है, जब बांग्लादेश अलग हुआ, तो जो जूट मिल्स थी वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर आ गई थी, ठीक है। जो जूट मिल्स थी वो सबसे ज्यादा कहाँ थी? वो भारत में थी, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ बोला गया बांग्लादेश में जूट मिल्स है, नहीं, ऐसा गलत है, ठीक है। बट अब ये वाली बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जूट मिल है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बचा, रीजन तो बिल्कुल गलत है। अब आते हैं यहाँ पर, बांग्लादेश इंपोर्ट जूट फ्रॉम इंडिया। बांग्लादेश भारत से जूट का आयात करता है, ऐसा भी नहीं है। भारत से बांग्लादेश आयात नहीं करता। भारत में वो, बांग्लादेश में जूट की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो पैदावार है वो जूट में की बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये आयात भी नहीं करता, ऐसा नहीं है कि वो हमसे लेता है ना। बांग्लादेश इंपोर्ट जूट फ्रॉम इंडिया, तो बांग्लादेश हमसे नहीं लेता, बांग्लादेश में अपनी पैदावार बहुत है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों गलत है। अब मैंने क्या कहा था, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पूरी तरह से किस पर निर्भर करेगा? आपकी जीएस कैसी है। ये एक्चुअल में टॉपिक रीजनिंग का है ही नहीं, बस इसे लॉजिकल रीजनिंग में इसका नाम डाल दिया, इसलिए हमें कराना पड़ता है, वरना ये टॉपिक कराना जीएस वालों को चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से मतलब बता पाएंगे आपको, सन जब देश आजाद हुआ, जब बांग्लादेश अलग बना, तो क्या क्या स्थितियां थी, ये सब चीजें ये होना जीएस में चाहिए था, बट ये इन्होंने रीजनिंग में इसका नाम डाल रखा है, तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नैन्सी मेरे हिसाब से मेरे प्लानर में एक दिन का भी डिफरेंस नहीं है, आज जो टॉपिक प्लानर में लिखा होगा वही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बताएं। अब यहाँ देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिकथन दिया गया है दैट कॉपर इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। भाई सही बात है, बिजली के तारों को बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर, है ना। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है। हम देखेंगे जनरली हमारे घर में जितनी भी तारों की वायरिंग होती है वो सब कॉपर की होती है ना। वो सब कॉपर की ही होती है, कॉपर के अलावा और कोई तो मटेरियल नहीं होता। एल्यूमिनियम का बहुत कम यूज होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। जैसी बिजली की मतलब वोल्टेज थोड़ी सी ज्यादा हुई तो एल्यूमिनियम फूक जाता था पहले, तो इसीलिए कॉपर की वायरिंग होती है। किसकी वायरिंग होती है? कॉपर की वायरिंग होती है। तो कॉपर वायर होते हैं, आपने सुना होगा हैवेल्स दैट कांट कैच फायर बिकॉज इट्स कॉपर वायर, है ना। हैवेल्स की लाइन भी है, टैग लाइन भी है, हैवेल्स दैट कांट कैच फायर बिकॉज इट्स कॉपर वायर, ठीक है। तो क्यों ऐसा कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, गोल्ड का क्यों नहीं कर सकते? या एक बात सुनो, हम लोहे का करें ना, सीधे लोहे के तार बनाते हैं यार, लोहा तो सबसे मजबूत होता है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, टूटेंगे ही नहीं। एक बार लगा दिया तो लगा दिया, है ना, तो टूटेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, आपको लोहे का जब लगाओगे तो लोहे में जो रेजिस्टेंस है, अब सर ये क्या होता है रेजिस्टेंस, हमने तो साइंस पढ़ी नहीं है।
रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है ये बताओ? जो किसी चीज को आगे जाने से रोके, है ना? जैसे ये आपका सर्किट होता था, तो इसमें आप जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते थे, है ना? तो जब ये फ्लो होता है, तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वो क्या करता था? वो इस इलेक्ट्रिक करंट को रोकता था, हल्का करता था, धीमा करता था। यहाँ पर अगर कुछ वोल्ट है, तो यहाँ कुछ वोल्टेज आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता था? कॉपर वायर जो है, उसमें सबसे कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, उसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है, उसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है। लेकिन सर दुनिया में तो सबसे कम प्रतिरोध सोने में है, तो सोने का इस्तेमाल करें, महंगा बहुत है ना? इसीलिए कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो कॉपर में बहुत कम विद्युत प्रतिरोध होता है, इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है तार बनाने के लिए, इसी कारण से, ठीक है? तो जो करंट है, यानी कि धारा का जो प्रवाह है, उसको जो हल्का करता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है, जो कि कॉपर में सबसे कम होता है, ठीक है? जो कि कॉपर में सबसे कम होता है। तो इसका आंसर होगा कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों सत्य हैं। और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या भी करता है, मतलब व्याख्या अर्थात सही कारण भी है ना? रीजन जो है वो असर्शन का सही कारण है, इसी कारण से जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसी कारण से इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोना क्यों इतना महंगा है? तुम अपने घर में सोने की खदान बना लो, फिर सस्ते में बेचना यार, है ना? क्योंकि उसकी खदान हर जगह होती नहीं है ना, इसलिए महंगा है। कॉपर इजीली अवेलेबल है, इसलिए सस्ता है सोने के मुकाबले। वैसे तो बिल्कुल कॉपर भी नहीं है इजीली अवेलेबल, सबसे इजीली अवेलेबल तो लोहा है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। गोलू, ये बात करने पे भी 5 मिनट खराब हो जाएंगे, कहूँ तो मैं तैयार हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आएगा फिर इन चीजों को करने में, है ना? पर फिर मत ये मत कहना कि अरे सर 4 ही क्वेश्चन हो पाए आज तो। जो ट्रेन की पटरी है, उसके बीच में एक हल्का सा माइनर सा गैप होता है, बिकॉज गर्मियों में वो एक्सपेंड होती है ना? इसलिए उसको एक गैप को छोड़ा जाता है, और इसको ज्वाइंट जो किया जाता है, वो ज्वाइंट करा जाता है एक प्लेट से, जिस प्लेट का नाम होता है फिश प्लेट, ठीक है? मतलब जो ट्रेन की 2 पटरियों को जोड़ा जाता है जिस प्लेट से, है ना, वो मतलब एक तरीके से ऐसे करके वो जो प्लेट जुड़ती है ना, उस प्लेट को हम फिश प्लेट कहते हैं। और ये जो गैप है, ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि आयरन जो है ना, वो एक्सपेंड करता है, लोहे का विस्तार करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और अभिकथन भी सही है, और ये इसका सही कारण भी है, तो मतलब इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। मासी होती है, 12 मासी कौन सी होती है? नदियाँ 2 तरह की होती है, एक पेरेनियल होती है, एक सीजनल होती है, ठीक है? हाँ, रेल का मतलब बेटा वही होता है, पटरी को ही रेल कहते हैं, आपको क्या लगा? नहीं 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 नहीं, वो गाड़ी नहीं है, वो तो ट्रेन है। क्योंकि हिमालयन रिवर्स 12 मासी इसलिए होती है क्योंकि ये मेल्टिंग आइस से फेड होती है, मेल्टिंग आइस, है ना? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते रहते हैं, और ग्लेशियर्स जो है इन्हें बर्फ देते रहते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ने की जो है वो आशंका है, मतलब अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी बर्फ इस बार, समझ रहे हो आप बात? ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, हिमालय की अधिकांश नदियां 12 मासी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें पिघलती बर्फ से पूर्ति होती है, ये भी सही बात है, और ये इसका सही कारण भी है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है? क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तुम्हें सच में नहीं पता था रेल किसको कहते हैं? तुम रेल मतलब ट्रेन को समझते थे, रेल का मतलब पटरी होता है दोस्त, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज बैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड नाउ अडेज। बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम सीएफसी गैसेस कहते थे, सीएफसी गैसेस कौन सी थी? तो सीएफसी गैसेस वो थी जिसकी वजह से ना ओजोन परत को नुकसान हो रहा था। इसकी वजह से किसको नुकसान हो रहा था? ओजोन को। बहुत नुकसान दिया इन्होंने भाई साहब सीएफसी ने, ठीक है? तो सोचो, सीएफसी जमीन पर, ओजोन कितनी ऊपर, फिर भी नुकसान दे रही थी, ठीक है? तो ये तो सही बात है कि पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है, 2012 के बाद तो पूर्णतः प्रतिबंधित है, 2012 के बाद तो इसका इस्तेमाल अगर कोई देश करेगा तो उस पर बहुत सारी जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, ये गैस किस काम आती थी यूज करने के लिए? फ्रीज करने के लिए, चीजों को ठंडा करने के लिए, फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल आती थी। अब हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? लेकिन कह रहा है दीज केमिकल कॉज स्किन कैंसर। नहीं भैया, ये केमिकल स्किन कैंसर कॉज नहीं करते थे, गलत बात है। ये केमिकल तो हमारे घर में यूज होते थे, तो ये केमिकल स्किन कैंसर थोड़ी ना यूज वो करते थे, सही बात है। ये केमिकल्स जो है, सीएफसी जो है, वो हमें स्किन कैंसर नहीं देते थे। सीएफसी कॉज ओजोन, ओजोन पर नुकसान होता था, ओजोन की वजह से जो डायरेक्ट किरणें आती थी, है ना, यूवी रेज आती थी सूर्य की, वो स्किन कैंसर करती हैं, ठीक है? वो स्किन कैंसर करती हैं। तो यहाँ पर स्किन कैंसर ये केमिकल नहीं करते। ये कह रहा है ये केमिकल, ये कैंसर का कारण बनते हैं, नहीं, ये केमिकल कैंसर का कारण नहीं बनते, ठीक है? तो अब कैसे निकल जाएगी सीएफसी यार, जब सीएफसी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा? अब कौन सी होती है? फ्रीऑन गैसेस वगैरह इस्तेमाल होती है, ठीक है? सीएफसी का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ असर्शन तो सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये चैप्टर आप तभी कर सकते हो जब आपको प्रॉपर जानकारी है। होता ही नहीं है ना? अभी तो तुमने बताया था यार, मैंने स्टार्टिंग में जब पूछा था, तो क्लोरो, है ना, अभी तो बताया था तुमने कि क्लोरोफिल
क्लोरोफिल करके, अरे यार क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है ना, तो क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज पिगमेंट है यार, ये कैसा है, ऑरेंज पिगमेंट, ये कैसा है, ऑरेंज पिगमेंट है ना। तो द लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन, पत्तियां हरे रंग की होती हैं, सही है ना। पौधों में क्रोमोप्लास्ट हरा वर्णक है, नहीं ये गलत है। तो इसका असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्लास्ट जो है वो ऑरेंज, हाँ सही कहा रोशन, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही टू वियर व्हाइट क्लॉथ है, एक ब्लैक कलर का कपड़ा है, इनमें दोनों में अंतर क्या है, ये चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ये चीजों को एब्जॉर्ब करता है ना, मतलब अगर सूर्य की किरणें आएंगी तो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, ये चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, अर्थात ये सूर्य की किरणें इस पे पड़ी, पड़ते ही वापस आ गई, ये वापस नहीं भेजता, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सोख लेता है ना, ये क्या कर लेता है, ये सोख लेता है, सही है। तो कह रहा है हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैसे ही सर्दियों में ठंड लगती है, अब सूर्य की किरणें पड़ी और वापस चली गई तो और ठंड लगेगी, तो हम काले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या डार्क कलर कह लीजिए, काले भले मत कहिए पर डार्क कलर कह लीजिए, क्योंकि डार्क कलर में सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब सोख ली जाती है, जिससे कि गर्मी हमारे शरीर में बनी रहे। तो यानी कि हमारा जो अभी कथन है वो गलत है, सही बात। फिर कह रहा है कि व्हाइट क्लॉथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, कह रहा है सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, परावर्तक होते हैं भाई साहब, ये रिफ्लेक्टर होते हैं हीट के, है ना, एब्जॉर्बर नहीं होते, ये रिफ्लेक्टर होते हैं, ये एब्जॉर्बर नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्टर ही होते हैं, है ना, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या गलत है, सही कह रहा है। ऑब्जर्व अलग हो गया, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज पर ध्यान देना, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, आंसर होगा। अब इन सब चीजों के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो जल्दी से। ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, पता है तुम्हें ये बात, 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ते ही, 165 मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ते ही 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है, पता है ये बात तुम्हें, नहीं पता होगी लिख लो। मतलब कि दिल्ली और शिमला के टेम्परेचर में हमेशा अंतर होगा, अगर शिमला का 30 डिग्री है तो दिल्ली का 50 डिग्री होगा, ठीक है। कह रहा है कि शिमला इज एट हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू दिल्ली, बिल्कुल सही बात है, शिमला की तुलना में दिल्ली, मतलब दिल्ली की तुलना में शिमला ठंडा है, तो ये भी ठीक है ना, तो दोनों सही है, दोनों सही है, मतलब ये सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, दैट इज ऑप्शन ए। नहीं इसका नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, बस समझ लो, इसमें क्या ही नोट्स बनाओगे, 4-5 क्वेश्चन। प्रेशर कुकर एबोनाइट हैंडल से सुसज्जित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जो कुकर होता है आपका, है ना, जो कुकर होता है आपका, इस कुकर पर जो हैंडल चढ़ाया जाता है, इस कुकर पर जो हैंडल चढ़ाया जाता है, उसका जो मटेरियल है वो एबोनाइट होता है, वो क्या होता है, वो एबोनाइट होता है, ठीक है, वो एबोनाइट का मटेरियल होता है, सही बात है। तो ये तो सही है, प्रेशर कुकर आर फिटेड विद एबोनाइट मटेरियल, एबोनाइट इज स्ट्रॉन्ग। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अल्हान एक काम करो, मोहम्मद इफ्तिकार, तो लड़कियों का आंसर इसमें सही है, क्योंकि लड़कियां ये सब घर में देखती रहती हैं। अतीश एक काम करो, मैं बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, अभी अभी तुम्हें इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। कुकर उठाओ, घर में कुकर होगा किचन में, उसे एक बार हैंडल की तरफ से गिराओ, छोड़ देना ऐसे ऐसे करके छोड़ना, अभी छोड़ो, है ना। मैं तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ रंजीत, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा था, प्रेशर कुकर आर फिटेड विद एबोनाइट हैंडल्स, ये इंग्लिश ही है, ये हिंदी नहीं है। कुकर उठाओ, कुकर को छोड़ दो एक बार घर में, मम्मी बताएंगे फिर उसके हैंडल कितना स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी हड्डियां कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तोड़ के तो देखो एक बार, ठीक है, उसमें हीट नहीं आता, जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जा ये कुकर उठाना, क्योंकि हीट नहीं करता, हीट नहीं करता है, ठीक है, हीट नहीं करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एबोनाइट का। तो यहाँ पर असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तब खाना बनाती हूँ उसके बाद लगता है साहब सर मेरे घर में कुकर ये बताओ साक्षी, इतनी तो जगाई जाती है यार, ये तो बचपन है ना, जैसे एमपी में, महाराष्ट्र में, भारत के कुछ हिस्सों की अगर बात करूं मैं, कपास जो है वो कभी भी जलौर मिट्टी में नहीं उगाई जाती, काली मिट्टी में उगती है। हाँ जलौर मिट्टी उपजाऊ बहुत है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलौर मिट्टी एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल आपकी वही होती है जो नदी के किनारे आपको प्राप्त होती है, वो एलुवियल सॉइल है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं उपजाऊ पदार्थ होते हैं, जिसकी इसी वजह से सबसे ज्यादा आप देखोगे नदी के किनारे खेती होती है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खेती इसीलिए तो होती है, हरियाणा, बिहार, गेहूं की खेती, चावल की खेती नदी के किनारे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पर रीजन तो ठीक है, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है, यानी कि ए गलत है और आर सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गुजरात में भी पाई जाती है, एमपी में भी पाई जाती है, बन गया जी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का।
13 साल की उम्र में हम लोग, मुझे लगता है 13 रुपए के लिए भी जो है यूँ सबको तो सेम हो जाती है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था बिल्कुल, पर उस वजह से चौरी चौरा जो वायलेंस हुआ, आक्रोश हुआ, उसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि भैया मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूँ। तो ये सही बात है ना? इस कारण से लिया गया, तो ये दोनों ही सही है और इस कारण से लिया गया। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है इसकी। करोड़पति तो सबसे महंगा ऋषभ पंत है, उन्होंने करोड़ में उसे खरीदा है आईपीएल खेलने के लिए। लखनऊ से नहीं है, वो बिहार से है, अलग है। तुलना में पहाड़ों पर ठंडा महसूस करते हैं, क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये भी तो सही बात है ना। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन यही उसका रीजन है, एक्चुअल रीजन भी यही है, मतलब वही उसकी सही व्याख्या भी है। तो एक्चुअल रीजन भी वही है, यानी कि कोई वो उसकी सही व्याख्या भी है। पता नहीं यूसुफ, शिप राइड समुद्र में जब प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ जाता है थोड़ा सा, नदी में वो थोड़ा सा अंदर दबा हुआ होता है और समुद्र में जाते हुए वो हल्का सा ऊपर निकल आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदी के जल और किस पर वर्क करता है? साइंस वाले बताओ जरा। तो फिलहाल इसका आंसर तो ऑप्शन ही है, ये तो जनरल क्वेश्चन है, बट फिर भी मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉ ऑफ बुओयेंसी का एक्सप्लेनेशन कोई करेगा? या इसी आरसीबी को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए? भाई साहब उन लोगों ने तो ऐसे ऐसे प्लेयर खरीदे हैं, पैसा मन तो कर रहा था उसके जो वो बोली लगा रहा था उसके जाकर के 2 4 खींच के लगा दूं कि भाई तुझसे ज्यादा अकल तो यार मुझे लग रहा है हम में है, ये किसको खरीदना चाहिए किसको नहीं। जिसको जाता है ना गलत, याद है? तो वही होता है, इसीलिए कहते हैं टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन सहित, है ना? आने वाले टाइम में पीडब्ल्यू का नमक भी आएगा, टेंशन मत लो। सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ठीक है बातें। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, एक समुद्र में जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है पानी का उतना होता है जितना उसके अंदर वेट जा रहा है, जस्ट लाइक दिस, है ना? लॉ ऑफ बॉयंसी मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर मारना। अच्छा ये बताओ कि हार्ड वाटर कंटेन्स मैनी मिनरल, कठोर जल में कई खनिज होते हैं। देखिए खनिज होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना? कठोर जल में, हार्ड वाटर में, एक्चुअल में जो आपका हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर जो है उसमें फॉर्मेशन ऑफ सोप नहीं हो पाता, फॉर्मेशन ऑफ सोप नॉट पॉसिबल। मतलब हार्ड वाटर में फॉर्मेशन ऑफ सोप नहीं हो पाता, ये सही तो दोनों है, लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या नहीं है बेटा। आर अलग चीज है और ए अलग चीज है, दोनों अपने आप में सही है, लेकिन आर जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ होगा बी ऑप्शन, समझ गए बात? हाँ जी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर होती है समाप्त, और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग था, मजा आया होगा चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, जिनको नहीं पता कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है